कार सभी साथियों को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राम राम सभी साथियों को। दोस्तों, उत्कर्ष ऐप की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों, राजस्थान राज्य के इतिहास विषय पर अपन चर्चा कर रहे हैं और राजस्थान राज्य के इतिहास विषय के अंतर्गत मित्रों अपन चौहान राजवंश पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। चौहान राजवंश में मित्रों अपन ने प्रारंभिक समय में सांबर के चौहान देखे, सांबर के बाद अजमेर, अजमेर के बाद रणथंबोर। और दोस्तों, रणथंबोर में अपन चर्चा कर रहे हैं कौन से राजवंश की। रणथंबोर के बाद अपन जिस राजवंश की तरफ बढ़े थे उस राजवंश का नाम था मित्रों जालोर के चौहान। बताओ कहां के चौहान है? जालोर के चौहान राजवंश। और अपन इस जालोर के चौहान राजवंश के ऊपर दोस्तों चर्चा कर रहे हैं। ये जो जालोर का चौहान राजवंश है, इस जालोर के चौहान राजवंश के बारे में मित्रों अपन ने देखा कि जालोर में चौहान राजवंश जो है, इस चौहान राजवंश की स्थापना जो होती है 1181-82 ईस्वी में कीर्तिपाल चौहान के द्वारा होती है, जो अल्हड़ का पुत्र था कीर्तिपाल चौहान। और इस कीर्तिपाल चौहान की मित्रों उपाधियों के बारे में भी अपन ने देखा और इसका शासनकाल देखा था। दोस्तों, कीर्तिपाल के बाद मैंने कहा कि इसका बड़ा प्रतापी पुत्र संग्राम सिंह शासक बना, समर सिंह शासक बना था। और समर सिंह ने गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव सोलंकी की पुत्री के साथ में विवाह करके गुजरात के साथ महत्वपूर्ण संबंध स्थापित किए थे। उस चालुक्य राजकुमारी का नाम लीला देवी था। उसके बाद मित्रों अपन ने देखा अगला जो शासक बना उदय सिंह सोनगरा बना था, या उदय सिंह चौहान, जिसके काल में दो प्रमुख आक्रमण हुए थे। 1228 ईस्वी में इल्तुतमिश का आक्रमण होता है, जबकि 1254 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद का आक्रमण होता है। दोस्तों, उसके बाद मैंने आपको बताया चचिक देव शासक बना, और चचिक देव के बाद में जो जालोर का प्रमुख शासक था मित्रों, उस शासक का नाम था कानड़ देव चौहान। और दोस्तों, अपन कानड़ देव चौहान के ऊपर ही चर्चा कर रहे थे। मैंने बताया था कि कानड़ देव चौहान जो 1305 से 1311 ईस्वी तक महत्वपूर्ण उसका शासनकाल रहा था, उसी समय दिल्ली सल्तनत का जो शासक था उसका नाम था मित्रों अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल था वो था 1296 से लगा करके 1316 ईस्वी तक। दोस्तों, उसके बाद मैंने आपको बताया कि अलाउद्दीन और कानड़ देव के बीच में क्या संबंध थे। दोनों के बीच में संबंध अच्छे नहीं थे, और संबंध खराब होने के कारण भी मैंने आपको बताए थे। पहला कारण दोस्तों अपन ने विस्तार से देखा था कि एके जो है वो एके का गुजरात के अधिकांश भौतिक भूभाग पर अधिकार हो रखा था, और एके बार बार एके की सेना का आना जाना दिल्ली से गुजरात लगा रहता था। जब भी वो गुजरात राज्य में प्रवेश करता तो उसे जालोर राज्य से होकर गुजरना पड़ता था, और जालोर राज्य से जब जब गुजरता तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो अलाउद्दीन खिलजी से मित्रों कानड़ देव चौहान कर वसूलता था। इस कर वसूली का विरोध अलाउद्दीन खिलजी ने किया। मित्रों, अगली बात मैंने आपको यह भी बताई थी कि कानड़ देव चौहान जो है, कानड़ देव चौहान का पुत्र था बीरम देव। उस बीरम देव से फिरोजा विवाह करना चाहती थी, लेकिन बीरम देव ने विवाह करने से मना कर दिया। अपने पूरा घटनाक्रम देखा था कि फिरोजा बार बार यमुना में कूदने की धमकी दे रही थी, और अंत में फिरोजा से परेशान होकर के एके अपनी पुत्री फिरोजा का विवाह बीरम देव को करवाने के लिए बीरम देव के अपने ऊपर आक्रमण करना चाहता था। बीरम देव कहां पर बैठा था? जालोर में। यानी आक्रमण का पहला कारण है कानड़ देव चौहान द्वारा इस अलाउद्दीन खिलजी की सेना से कर वसूलना, जबकि दूसरा प्रमुख कारण फिरोजा और बीरम देव का प्रेम प्रसंग भी माना जाता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि कानड़ देव चौहान अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में दिल्ली में उपस्थित हुआ था, और उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने एक कथन कहा था कि आज के समय में पूरे भारत में कोई ऐसा हिंदू शासक नहीं है जो अलाउद्दीन खिलजी के प्रतिशोध का सामना कर सके। मित्रों, कैसा कहते हैं कई इतिहासकार कि इस बात से कानड़ देव बड़ा नाराज होता, और कानड़ देव अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में से बीच में से उठ करके रवाना हो जाता है, और रवाना होते हुए अलाउद्दीन खिलजी को ललकारता है कि ऐसा हिंदू शासक कानड़ देव चौहान है। मित्रों, ये 3-4 दुश्मनी के कारण दोस्तों मैंने आपको बताए थे, और इन्हीं दुश्मनी के कारणों के कारण कानड़ देव चौहान के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों 1305 ईस्वी में पहली बार आक्रमण करता है। दोस्तों,
जब 1305 ईस्वी का आक्रमण हुआ, उस समय मैंने बताया आपको कि कानड़देव चौहान जो है, उस कानड़देव चौहान पर आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी का जो प्रमुख सेनापति आया था, उस सेनापति का नाम था एन उल मुल्क मुल्तानी। और जब वो एन उल मुल्क मुल्तानी 1305 में जालोर पर चढ़ाई करता है, तो मित्रों जालोर की सेना यानी जालोर के शासक कानड़देव और मुल्तानी के बीच में उस आक्रमण में कोई परिणाम नहीं निकल करके एक संधि हो जाती है। और उस संधि के तहत क्या तय हुआ था, अपन ने देखा था कि कानड़देव के पुत्र बीरम देव की जो नियुक्ति है वो एके के दरबार में दिल्ली में हो जाती है। और फिर वही प्रेम कथा आगे बढ़ती है और आगे बढ़ करके मित्रों अलाउद्दीन खिलजी जो है, अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा बीरम से विवाह करना चाहती है। तो दिल्ली में बेटा बीरम देव जो है वो भाग करके जालोर आ जाता है। और जालोर आकर के मित्रों वो जालोर में आता है तो अलाउद्दीन खिलजी जो है इस बीरम देव को जिंदा पकड़ने के लिए 1308 ईस्वी में जालोर दुर्ग पर फिर से आक्रमण कर देती है। 1308 ईस्वी में जिस समय आक्रमण किया था मित्रों, उस समय अलाउद्दीन खिलजी की सेना का जो प्रधान सेना नायक था उसका नाम था दोस्तों कमालुद्दीन गुर्ग, नाहर खां, भोज खां, ऐसे कई सेनापति थे। और 1308 में जब जालोर पर आक्रमण के लिए जा रहे हैं तो दोस्तों जालोर दुर्ग की जो कुंजी कहलाती है वो जालोर दुर्ग की कुंजी सिवाना दुर्ग कहलाती है, जो बाड़मेर में है। उस सिवाना दुर्ग को मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली अथवा संकटकालीन राजधानी भी कहा जाता है। अर्थात मारवाड़ के राजाओं पर जब जब संकट आता था तो मारवाड़ के राजा कहां पर शरण लेते थे, सिवाना दुर्ग बाड़मेर में शरण लेते थे। इस कारण मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली वे जालोर दुर्ग की कुंजी के उपनाम से सिवाना दुर्ग जाना जाता है। फिर मैंने आपको बताया था कि 1308 का सिवाना का आक्रमण हुआ। उस 1308 के सिवाना के आक्रमण में दोस्तों अपन ने देखा कि कमालुद्दीन गुर्ग की सेना जो है चारों तरफ गोल घेराबंदी करके रखती है 4 माह तक, लेकिन फिर भी उसे कोई फायदा नहीं मिलता है। और जब फायदा नहीं मिलता है तो अंत में मित्रों अपन ने देखा था कि जो अपने सिवाना का उस समय का तत्कालीन शासक था उसका नाम था सातल देव। सिवाना दुर्ग का निर्माण मैंने आपको बताया था वीर नारायण पंवार ने करवाया था, लेकिन जो सिवाना दुर्ग का तत्कालीन शासक अर्थात 1308 के आक्रमण के समय का जो शासक था उसका नाम था सातल देव। और सातल देव जो था उसका जो सेनापति था उसका नाम था मित्रों भावला पंवार। मित्रों कई माह बीत जाने के बाद भी जब कमालुद्दीन को कोई सफलता नहीं मिली तो कमालुद्दीन ने कूटनीति अपनाई। और वो कूटनीति क्या थी, जो रणथंबोर दुर्ग में अपनाई गई कूटनीति थी, उसी कूटनीति के तहत यह कार्य भी सिद्ध होता है। रणथंबोर में अपने देखा था कि हमीरदेव चौहान के साथ संधि का प्रस्ताव भेजा जाता है और हमीरदेव चौहान चूक कर देता है, संधि वार्ता में खुद शामिल नहीं होकर के अपने सेना नायकों को संधि वार्ता के लिए भेजता है। यही घटनाक्रम सिवाना में होता है। सिवाना में भी कमालुद्दीन गुर्ग जो है इस सातल देव को संधि प्रस्ताव भेजता है, बोला हम हमारी सेना को लेके यहां से लौट जाएंगे, आप तो हमारे साथ संधि कर ले। मित्रों सातल देव अपनी तरफ से संधि वार्ता के लिए अपना प्रतिनिधि जो बनाकर भेजता है, वो प्रतिनिधि किसको बनाकर के भेजता है, अपने सेनापति भावला को। और भावला को कमालुद्दीन गुर्ग लालच दे देता है कि तू कैसे भी करके हमें इस दुर्ग के अंदर प्रवेश करवा दे, इसके बदले में हम यहां पर सातल देव को मार करके यहां का राजा तुझे बना देंगे भावला। मित्रों ये भावला लालच में आ जाता है और इस दुर्ग का एकमात्र पेयजल स्रोत जिसे अपन मामदेव कुंड कहते हैं, उस मामदेव कुंड में गौ रक्त यानी गाय का खून मिला देता है। और जब सिवाना दुर्ग में इस दृश्य को देखा गया कि पीने के पानी में तो गौ रक्त अथवा गाय का खून मिला हुआ है, तो मित्रों राजपूत सैनिकों ने पेयजल की आपूर्ति होने के कारण गौ रक्त पीने की बजाय युद्ध भूमि में शीश कटाना उचित समझा और इस दुर्ग का मजबूरी में दरवाजा खोला जाता है, क्योंकि अंदर पेयजल की कमी हो गई। पीने का पानी का जो कुंड था उसमें तो गाय का खून मिला दिया गया है। और जब मजबूरी में सिवाना दुर्ग का दरवाजा खोला जाता है तो कमालुद्दीन गुर्गे और इस सातल देव के सैनिकों के बीच में झड़प होती है। उस झड़प में मित्रों सातल देव लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए, बाकी सैनिक भी वीर गति को प्राप्त हो गए, यानी सिवाना दुर्ग पर अधिकार हो जाता है 2 जुलाई 1308 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी का। और 2 जुलाई
1308 ईस्वी को जब अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया तो मित्रों अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग का नाम बदल करके खैराबाद कर दिया और यहां का जो प्रशासक है वो यहां का प्रशासक मित्रों ध्यान रखना कमालुद्दीन को घोषित कर दिया। यानी सिवाना पर अधिकार हो गया और सिवाना की जिम्मेदारी किसको दे दी गई थी? कमालुद्दीन गुर्ग को। इससे पहले अपन ने देखा था कि रणथंबोर की जो जिम्मेदारी दी गई थी वो रणथंबोर की जिम्मेदारी बताओ किसको दी गई थी? उल्गू खां को दी गई थी। मित्रों ये सिवाना का जो आक्रमण है, इस सिवाना के आक्रमण के बारे में दोस्तों अपन पढ़ चुके थे, उसके बारे में कुछ घटनाक्रम लिखना बाकी था, वो लिख देते हैं और उसके बाद अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अपन यहां पर हेडिंग लगा सकते हैं सिवाना पर 1308 का आक्रमण और उसके बाद अपन आगे की तरफ, यहां तक का घटनाक्रम अपन पढ़ चुके थे दोस्तों। सिवाना पर एके का 1308 ईस्वी का आक्रमण, 1308 ईस्वी का आक्रमण, इसको मैं क्रमबद्ध लिख देता हूं, साथ के साथ लिख लेवें और उसके बाद मित्रों आगे बढ़ते हैं। देखिएगा पहला आक्रमण में पहला बिंदु क्या लिखना है? सिवाना दुर्ग बाड़मेर को जालोर दुर्ग की कुंजी वे मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली कहा जाता है। शरण स्थली कहा जाता है। नेक्स्ट, सिवाना दुर्ग का निर्माण 1308 ईस्वी में, सिवाना दुर्ग का निर्माण वीर नारायण पंवार द्वारा करवाया गया। लेकिन इस आक्रमण के समय सिवाना का शासक सातल देव था, जिसका सेनापति भावला था। नेक्स्ट, इस आक्रमण के समय एके यानी अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग नार खां एवं भोज थे। यहां तक छापे, उसके बाद चलते हैं आगे। तो यह है दोस्तों सिवाना आक्रमण के समय दोनों तरफ के सेनापति। अपने अलाउद्दीन की तरफ के सेनापति है कमालुद्दीन गुर्ग, नाहर खां और भोज खां, जबकि अपने सातल देव के सेनापति का नाम बताओ दोस्तों क्या है? भावला पंवार। अगला बिंदु लिखते हैं दोस्तों
इस आक्रमण के समय एक के सेनापति नाहर खां वे बोझ खां मारे गए। नाहर खां वे बोझ मारे गए। नार खां वे बोझ मारे गए। मित्रों, इस शब्द का, इस लाइन का विशेष याद रखना है। आपसे पिछली बार सेकेंड ग्रेड के पेपर में पूछा जा चुका है कि रणथंबोर पर 1299 के आक्रमण के समय एक के कौन से सेनापति मारे गए। तो हो सकता भविष्य में वो जालोर के आक्रमण के समय भी पूछ ले, नाहर खां वे बोझ मारे गए। अगला बिंदु, कमालुद्दीन गुर्ग ने कूटनीति के तहत भावला को अपनी तरफ मिलाकर सिवाना के एकमात्र पेयजल स्रोत मामदेव कुंड में गौ रक्त मिलवाया। नेक्स्ट, दुर्ग में पेयजल की कमी होने के कारण सिवाना का प्रवेश द्वार खोलकर राजपूत सैनिक एक की सेना से युद्ध लड़ते हैं, जिसमें सिवाना सैनिक पराजित हुए। युद्ध लड़ते हैं जिसमें सातल देव लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त। अब देखो दोस्तों, वीर गति को प्राप्त। अब कमालुद्दीन गुर्ग ने यहां पर लिखा हुआ कूटनीति अपनाई, और कूटनीति क्या है मैं आपको बता चुका हूं कि सिवाना के शासक सातल देव को संधि का लालच देता है, लेकिन सातल देव संधि के लिए खुद नहीं आकर के अपने सेनापति बावला को भेजता है, और बावला जो है बावला को राजा बनाने का लालच कमालुद्दीन गुर्ग दे देता है। बावला को कहते हैं कि हम यहां पर मार करके सातल देव की हत्या करके यहां का राजा तुझे बना देंगे, और बावला जो है वो इस लालच में आकर के इस गौ रक्त में अपने मामदेव कुंड में क्या मिला देता है, गौ रक्त मिला देता है। यह कूटनीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? कमालुद्दीन गुर्ग द्वारा। लिखिएगा, फिर चलते हैं आगे। तो अब देखिएगा, सातल देव लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होता है, अर्थात कोई भी राजा जब युद्ध भूमि में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होता है तो उसको अपन बताओ क्या कहते हैं? केसरिया कहते हैं। उसको बताओ क्या कहते हैं? केसरिया कहते हैं मित्रों। और जैसे ही केसरिया होता है, इसकी रानी का नाम था मैणा, वो उस मैणा दे ने मित्रों जोहर कर लिया, और जोहर करते ही सिवाना का पहला साका, क्योंकि जहां केसरिया हो जाए और जोहर भी हो जाए उसे अपन साका कहते हैं। जब सातल देव युद्ध भूमि में लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ तो उसे केसरिया, और मैणा दे जो है उसने जोहर किया, यानी ये सिवाना का पहला क्या हो जाता है? साका। तो यहां पर लिख सकते हैं
2 जुलाई 1308 ईस्वी को सातल देव के केसरिया के पश्चात, सातल देव के केसरिया के पश्चात रानी मैणा दे ने जोहर किया, रानी मैणा दे ने जोहर किया, जिससे सिवाना का प्रथम शाखा कहते, जिसे सिवाना का प्रथम शाखा कहते। बताओ जिसे सिवाना का क्या कहते? जिसे सिवाना का प्रथम शाखा कहते हैं। कब हुआ था? 2 जुलाई 1308 को अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय। अब मित्रों सिवाना पर आपको पता है अधिकार हो गया किसका? अलाउद्दीन का। और अलाउद्दीन इसका नाम बदल करके क्या रख देता है? खैराबाद कर देता है। और अब बावला का क्या होगा? बावला का वही होगा जो आगे रणमल और रतिपाल का वाता रणथंबोर में क्या वाता? अलाउद्दीन खिलजी ने उनको गद्दार ठहराते हुए बोला जब तुम तुम्हारे धर्म के ही शासक के प्रति गद्दारी कर सकते हो तो मैं तो दूसरे धर्म का हूं, मेरे प्रति तो गद्दारी करते आपको समय ही नहीं लगेगा। और ऐसा कहते हुए भावला पंवार की भी क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। दोस्तों ध्यान रखना। तो यहां पर लिख सकते हैं इस दुर्ग पर एके ने अधिकार कर इसका परिवर्तित नाम खैराबाद रखा। इसका परिवर्तित नाम बताओ क्या रखा था? खैराबाद। मित्रों इससे पहले जब अपन ने चित्तौड़ पर देखा था तो चित्तौड़ का भी नाम बदला था और उसने चित्तौड़ का नाम बदल करके अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा बाद कर दिया था? खिजराबाद कर दिया था। रणथंबोर का नाम नहीं बदला था और इसका नाम बदल करके बताओ क्या कर दिया गया? सिवाना का खैराबाद। अगला बिंदु, एके ने सिवाना का प्रशासक, एके ने सिवाना का कार्यभार कमालुद्दीन गुर्ग को सौंपा। यानी यहां का जो प्रमुख प्रशासक है वो किसको बना दिया? कमालुद्दीन गुर्ग को सौंपा। नेक्स्ट दोस्तों, भावला की हत्या एके द्वारा की गई। मित्रों ध्यान रखना, बावला की भी अलाउद्दीन खिलजी क्या कर देता है? हत्या कर देता है और यहां का प्रशासक कमालुद्दीन गुर्ग को बना लेता। यहां तक छापिएगा, फिर चलते हैं आगे। तो ये है अपने सिवाना का आक्रमण और सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा सिवाना पर आक्रमण क्यों किया। क्योंकि जालोर को जीतना है तो सिवाना को जीतना होगा। और सिवाना पर आक्रमण कब होता? 1308 ईस्वी में। मित्रों उसके बाद अपन चलते हैं एके का 1311 का जालोर पर आक्रमण। दोस्तों अगला अपना बिंदु होना चाहिए, अगला हेडिंग लगा लीजिए, एके का 1311 ईस्वी का जालोर पर आक्रमण। जालोर पर आक्रमण। दोस्तों अब अलाउद्दीन खिलजी जो है वो अलाउद्दीन खिलजी सिवाना को जीतने के बाद में बताओ कौन से दुर्ग पर आक्रमण करेगा? जालोर पर। दोस्तों आक्रमण के कारण मैं आपको बार बार बता चुका हूं, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं क्यों ये आक्रमण हो रहे हैं। पहला आक्रमण 1305 में हुआ,
जो जालोर पर हुआ, फिर 1308 में सिवाना पर हुआ और फिर 1311 में फिर जालोर पर हुआ। इस आक्रमणों को बार बार अपने को कारण की बताने की जरूरत नहीं है। देखिएगा दोस्तों, इस आक्रमण के समय अगर मैं बात करूं कि कान्नड़दे जो है, ये कान्नड़दे यहां का शासक है मित्रों, ये है मान लीजिए अपना जालोर दुर्ग, और जालोर दुर्ग का जो शासक है जालोर दुर्ग, और मित्रों जालोर दुर्ग का जो शासक है उसका नाम है कान्नड़देव चौहान। दोस्तों ये जो कान्नड़देव चौहान है, इस कान्नड़देव चौहान का एक सेनापति, और कान्नड़देव चौहान का मित्रों जो सेनापति था उसका नाम था दैया बिक्का। बताओ इसका नाम क्या था? कान्नड़देव चौहान का जो उस समय का सेनापति था उसका नाम था दैया बिक्का। और दोस्तों कान्नड़देव चौहान का जो पुत्र है, इस कान्नड़देव चौहान के पुत्र का नाम मैं आपको बता चुका हूं, बीरमदेव, जो इतिहास का सबसे सुंदर छोरा था बीरमदेव। दोस्तों अगर दिल्ली की बात करें तो इधर बताओ दिल्ली में शासक कौन है? इधर दिल्ली में शासक है अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली में बताओ शासक कौन है? दिल्ली में जो शासक है वो है अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल है वो है 1296 से 1316, और इसका जो सेनापति है वो सेनापति फिर भी इस बार भी मित्रों बताओ कौन है? कमालुद्दीन गुर्ग। बताओ इस बार भी सेनापति कौन है? कमालुद्दीन गुर्ग। मित्रों कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में अब 1311 ईस्वी में जो है वो 1311 ईस्वी में मित्रों अलाउद्दीन खिलजी जो है आक्रमण करता है, और आक्रमण बताओ कहां पर करता है? आक्रमण ये करता है जालोर दुर्ग पर। बताओ कौन से दुर्ग पर करता है? जालोर। तो देखिएगा 1311 ईस्वी का आक्रमण, और 1311 ईस्वी का जो आक्रमण है इसमें क्या क्या घटनाएं घटित होती है। दोस्तों जालोर का दुर्ग भी देखना दोस्तों कौन सी श्रेणी का है? गिरी प्लस एरण। हालांकि धानवन भी है, लेकिन मुख्य यहां पर एक छोटी सी पहाड़ी होने के कारण इसे गिरी प्लस एरण श्रेणी का दुर्ग कहा जाता है। और जालोर दुर्ग के बारे में तो आपने कहावतें भी सुनी होगी, रायरा भाव रात्यों ही गिया। इस प्रकार की कई कहावतें जब अपन जालोर दुर्ग और विस्तार से देखेंगे तो देखिएगा दोस्तों 1311 ईस्वी में जब सिवाना के जालोर के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है, तो 1311 में आक्रमण होते ही मित्रों यहां पर जो कान्नड़देव चौहान है, ये कान्नड़देव चौहान मित्रों इस जालोर दुर्ग का मुख्य दरवाजा बंद कर देता है। और जैसे ही जालोर दुर्ग का दरवाजा बंद किया मित्रों, इस अलाउद्दीन खिलजी की सेना की वही रणनीति, दुर्ग का चारों तरफ से क्या कर लिया जाता है? घेराव कर लिया जाता है। बताओ दुर्ग का चारों तरफ से घेराव कर लिया, यानी आक्रमण हुआ। आक्रमण होते ही जालोर के सैनिक इस जालोर दुर्ग के अंदर बैठ जाते हैं, और जालोर दुर्ग का मुख्य दरवाजा बताओ क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है। अब जब जालोर दुर्ग का मुख्य दरवाजा बंद कर लिया तो अलाउद्दीन खिलजी के सैनिकों ने इस दुर्ग के चारों तरफ घेराबंदी कर दी। इस दुर्ग के चारों तरफ की क्या कर दी? घेराबंदी, यानी इस दुर्ग को चारों तरफ से घेर लिया गया है। कई समय तक मित्रों यहां पर भी लगभग 3.5 माह तक अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने घेराबंदी रखी, लेकिन कान्नड़दे अपने सैनिकों के साथ अंदर बैठा है। और मित्रों जब अंदर बैठा हुआ है तो इस अलाउद्दीन खिलजी की सेना को 3-3.5 महीने बाद भी कोई सफलता नहीं मिलती। 3 महीने तक घेराबंदी के बावजूद भी जब इस अलाउद्दीन खिलजी की सेना को कोई सफलता नहीं मिलती है तो मित्रों फिर से वही कूटनीति जो इससे पहले रणथंबोर और सिवाना में अपनाई गई है। यहां पर फिर से मित्रों कमालुद्दीन गुर्ग कान्नड़दे को संधि वार्ता के लिए भेजता है, संधि वार्ता के लिए प्रस्ताव भेजता है। लेकिन मित्रों ध्यान रखना, इस बार भी कान्नड़देव भी वही गलती करता है जो रणथंबोर का शासक है और अपने सातल देव जो सिवाना का शासक है उन्होंने गलती की थी, वो की वही गलती कान्नड़देव चौहान दोहराता है। मित्रों आपके मन में यहां पर एक प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि ये क्या हो क्या रहा है? हर बार कूटनीति और हर बार शासक एक ही प्रकार की गलती क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं? देखिए दोस्तों, सबसे पहले रणथंबोर में क्या हुआ था, जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना को सफलता नहीं मिली तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने संधि वार्ता का बहाना बना करके हमीरदेव चौहान के सेनापति रणमल रतिपाल को लालच दिया। उसके बाद जब सिवाना में भी इनको सफलता नहीं मिली
तो इन्होंने उस बावला पवार को अपने क्या दिया, लालच दिया। और यहां पर भी जब सफलता नहीं मिलती है तो ये बताओ किसको लालच देंगे, दैया बिक्का को। ये हो क्या रहा? आपके दिमाग में ये प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि क्या चौहानों में दिमाग नहीं है क्या? मित्रों, दिमाग है, लेकिन मरता क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता। देखना, अब उस समय इतना कोई सोशल मीडिया का जमाना तो था नहीं, और उस समय कोई सीबीआई जैसी जांच एजेंसी तो थी नहीं जो कि पहले का घटनाक्रम जल्दी से बता दे कि सिवाना पराजय का मुख्य कारण क्या रहा था। उस समय तत्कालीन प्रभाव से पता लगता ही नहीं था कि सिवाना के लोग हारे कैसे थे, क्या हुआ था। दूसरी बात, इनको पता है, अगर कानड़ देव चौहान को पता है अगर मैं बाहर गया तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो अलाउद्दीन खिलजी मेरे साथ धोखा कर सकता है और मुझे बंधक बना सकता है। और जब मुझे ही बंधक बना लिया, यानी जब किसी रियासत के राजा को ही बंधक बना लिया जाएगा तो फिर सैनिक क्या करेंगे? सैनिकों को तो युद्ध में आना पड़ेगा। इसलिए मित्रों, से राजा खुद नहीं जाकर के अपने किसी विश्वस्त व्यक्ति को संधि के लिए भेजा करते थे। अब जब यहां पर कमालुद्दीन गुर्ग जो है, वो कमालुद्दीन गुर्ग को कई समय की घेराबंदी के बाद भी सफलता नहीं मिलती, तो कमालुद्दीन गुर्ग संधि वार्ता का प्रस्ताव कानड़ दे के पास भेजता है। और जब कानड़ दे के पास संधि वार्ता का प्रस्ताव गया तो कानड़ दे ने संधि वार्ता करने के लिए खुद नहीं जाकर के अपने सेनापति का नाम क्या है, दैया बिक्का, अपने सेनापति दैया बिक्का को संधि के लिए भेजा। और मित्रों, जैसे ही दैया बिक्का आया, कमालुद्दीन का वो गोली सेट है, यानी कमालुद्दीन आते ही इसको लालच देगा। बोला, दैया पूरे जीवन भर सेनापति रहेगा या तू जो है राजा भी बनने की ख्वाहिश रखता है? बताओ, राजा बनने की ख्वाहिश कौन नहीं रखता? हर व्यक्ति क्या बनना चाहता है? राजा बनना चाहता है। और मित्रों, ये दैया बिक्का भी कहता रखता हूं। तो बोला, आप कैसे भी करके हमें इस दुर्ग में प्रवेश करवाइए, हम यहां पर कानड़ देव और बीरम देव को मौत के घाट उतार करके यहां का राजा तुम्हें बना देंगे। मित्रों, इस लालच में आ जाता है दैया बिक्का। दोस्तों, इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि ये जो दैया बिक्का है, इस दैया बिक्का की एक पत्नी थी, उस पत्नी का नाम था सत्रिया। दैया बिक्का की पत्नी का नाम बताओ क्या था? सत्रिया। दोस्तों, दैया बिक्का इस जालोर दुर्ग के गुप्त मार्ग बता देता है, और गुप्त मार्ग बता करके खुद जो है वो युद्ध भूमि में नहीं जाता, खुद अपने घर पर आ जाता है। देखना, जालोर दुर्ग के गुप्त मार्ग बता दिए दैया बिक्का ने, और जालोर दुर्ग के गुप्त मार्ग बताने के बाद में उन गुप्त मार्गों से जहां जालोर दुर्ग की दीवारें कमजोर थी वो दीवारों की स्थिति इसने बता दी, और वहां पर से कमालुद्दीन गुर्ग के सैनिकों ने दीवारों को तोड़ते हुए इस जालोर दुर्ग में प्रवेश कर लिया। और जब जालोर दुर्ग में प्रवेश कर लिया मित्रों, तो कानड़ देव चौहान जो है वो इस अलाउद्दीन खिलजी की सेना के सामने लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और जब कोई भी शासक लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं? केसरिया कहते हैं। यानी कानड़ देव चौहान ने 1311 ईस्वी में केसरिया कर लिया। और जैसे ही कानड़ देव चौहान लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, इनकी रानी का नाम था जैतल देवी। जैतल देवी भी जोहर कर लेती है, और जैसे ही केसरिया और जोहर एक साथ होते हैं उसको अपन इतिहास में साका कहते हैं। यानी 1311 ईस्वी में जालोर दुर्ग में साका हो जाता। अब मित्रों, ये आक्रमण कौन से देव को लेकर के हो रहा है? बीरम देव। यानी कानड़ देव तो लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया, और कानड़ देव वीर गति को प्राप्त होने के बाद में जो है जैतल देवी ने जोहर कर लिया। अब बीरम देव बचा, क्योंकि ये पूरी कहानी किसको लेकर चल रही है? बीरम देव को। बीरम देव से कौन सी रोजा विवाह करना चाहती है? फिरोजा। और अलाउद्दीन खिलजी का सख्त आदेश है कि बीरम देव को जिंदा गिरफ्तार करके दिल्ली लाया जाए ताकि बीरम देव का विवाह फिरोजा के साथ करवाया जाए। मित्रों, बीरम देव ने अपने को चारों तरफ से गिरा देखकर अपने सैनिकों के में से अधिकांश सैनिकों को मौत के घाट प्राप्त होने को देख करके बीरम देव ने चारों तरफ का नजारा देख लिया। बोला, अब तो अपन किसी भी सूरत में इस अलाउद्दीन की सेना के सामने जीतने वाले नहीं है। तो मित्रों, ये बीरम देव इसी दुर्ग में एक मंदिर बना हुआ है आशापुरा माता का, जो यहां के चौहानों की कुलदेवी है। उस आशापुरा माता के सामने जाकर के दोस्तों अपनी गर्दन काट करके आत्महत्या कर लेता है। यानी अपनी गर्दन अपनी कुलदेवी आशापुरा माता को भेंट कर लेता है। मित्रों, कानड़ देव वीर गति को प्राप्त हो गया। बीरम देव जो है
है अलाउद्दीन खिलजी के सैनिकों के जीवित हत्या लगने से बेहतर समझते हुए अपनी कुलदेवी आशापुरा के सामने अपने शीश को काट करके आत्महत्या कर लेता है। और अब आत्महत्या बीरमदेव ने कर ली तो जालोर का पूरा घटनाक्रम ही पूरा हो गया। और जालोर पर अब मित्रों 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी इस दुर्ग का नाम बदल करके जलालाबाद रख देता है। दोस्तों बीरमदेव ने आत्महत्या कर ली तो इधर अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री का नाम बताओ क्या था? फिरोजा। बताओ फिरोजा क्या करेगी? दोस्तों यहां के सैनिकों ने अलाउद्दीन खिलजी से बात की कि यहां से बीरमदेव तो आत्महत्या कर चुका है, तो मित्रों इस अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि बीरमदेव को यहां से जैसा भी है दिल्ली लाया जाए। और मित्रों दिल्ली ले जाया गया बीरमदेव के शरीर को यहां से। और दिल्ली ले जाने के पश्चात जैसे ही फिरोजा ने बीरमदेव की लाश को देखा, मित्रों फिरोजा जो है बुरी तरीके से जो है इमोशनल हो चुकी थी, बुरी तरीके से मित्रों आत्मा से टूट चुकी थी। फिरोजा वास्तविकता में बीरम से सच्चा प्यार करती थी। इस कारण मित्रों ये फिरोजा जो है बीरमदेव के साथ सती होना चाहती थी, क्योंकि बीरमदेव आया है तो बीरमदेव का अंतिम संस्कार भी होगा। बीरमदेव जो है बीरमदेव के साथ में मित्रों सती होना चाहती थी फिरोजा, क्योंकि ये प्रेम करती थी, अपना पति मान चुकी थी। लेकिन मित्रों इसके पिता के कहने पर फिरोजा सती होने से तो रुक गई थी, लेकिन ये फिरोजा जो है यमुना नदी में कूद करके मित्रों जान दे देती है। यानी बीरम की मृत्यु की सूचना जैसे ही इस फिरोजा को लगती है, फिरोजा पहले तो बीरम के साथ में सती होने का प्रयत्न करती है, लेकिन जब सती होने में सफल नहीं हो पाई, क्योंकि कई विरोध थे, पिताजी का विरोध था और भी कई विरोध थे, तो मित्रों ये यमुना में कूद करके सुसाइड कर लेती है। यानी इधर बीरमदेव सुसाइड कर लेता है, उधर फिरोजा सुसाइड कर लेती है और दोनों की प्रेम कथा की फाइल बंद हो जाती है। यह था मित्रों अपना 1311 ईस्वी का जालोर का आक्रमण। अब एक व्यक्ति बच गया और उस व्यक्ति का नाम बताओ कौन सा है? दैया बिक्का। इस व्यक्ति का नाम बताओ क्या है? दैया बिक्का। अब मित्रों बताओ दैया बिक्का के साथ क्या किया जाएगा? दैया बिक्का ने तो मित्रों गुप्त मार्ग बता दिए और गुप्त मार्ग बता के दैया बिक्का अपने घर चला गया। और घर जाते ही घर में बेटा बेटा गाना गा रहा है, मैं तेरा राजा तू मेरी रानी, मैं तेरा राजा तू मेरी रानी। बताओ ये बात दैया बिक्का गाना गा रहा है घर पे बेटा बेटा। तो मित्रों इसकी पत्नी सत्रिया पूछती है कि हे स्वामी आज क्या हो गया कि आप मेरे राजा बन गए, मैं आपकी रानी बन गई। लेकिन मित्रों ये तो दैया बिक्का तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, ये तो लगातार मैं तेरा राजा तुम मेरी रानी इस प्रकार के सॉन्ग गा रहा है, इस प्रकार के गाने गा रहा है। तो सत्रिया ने पूछा कि हे स्वामी ऐसा क्या कर दिया कि आप मेरे राजा और मैं आपकी रानी बन गई? मित्रों इस दैया बिक्का ने अपनी पत्नी सत्रिया से कहा कि आज मैंने जालोर दुर्ग के गुप्त मार्ग बता दिए हैं। अपने अलाउद्दीन खिलजी की सेना जालोर दुर्ग में आक्रमण करेगी, कानड़ देव बीरमदेव को मौत के घाट उतार देगी और अगला जालोर का राजा दैया बिक्का बन जाएगा। तो मैं तो तेरा राजा बन गया और तुम मेरी रानी बन गई। सत्रिया ने कहा वारे स्वामी बड़ा वीरता का काम किया है, आप बैठिए मैं आपके लिए केसर युक्त चाय लेकर के आती हूं। मित्रों ये सत्रिया अंदर जाती है और अंदर जाकर के एक तलवार उठा करके लाती है और तलवार ला करके इस दैया बिक्का की क्या उड़ा देती है? गर्दन उड़ा देती है। मित्रों अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। क्यों उतार दिया? क्योंकि इसने अपने राज्य के साथ अपने स्वामी के साथ गद्दारी की थी। स्वामी का अर्थ यहां पर राजा से है, राजा को स्वामी कहा जाता था। मित्रों सत्रिया ने कहा कि तूने आज मेरे स्वामी के साथ, आज जालोर के स्वामी के साथ गद्दारी करके यहां के हजारों निर्दोष सैनिकों को तूने मौत के घाट उतरवाया है। और ऐसा कहते हुए मित्रों इस सत्रिया ने इस दैया बिक्का की गर्दन उड़ा दी। तभी से इतिहासकारों ने कहावत भी कही कि पत्नी हो तो कैसी सत्रिया जैसी, पत्नी हो तो कैसी सत्रिया जैसी जो अपने पति की क्या उड़ा दे? गर्दन उड़ा दे। लेकिन मित्रों सत्रिया ने क्यों उड़ाई? क्योंकि इसको पता है सत्रिया को कि आज मेरे पति की वजह से पूरे जालोर की प्रजा दुखी हो गई, जालोर के हजारों निर्दोष सैनिक मारे गए। और इस कारण इसने अपने पति को भी मौत के घाट उतारने में संकोच नहीं किया। ऐसी वीरांगनाएं अपने सूरों की धरती राजस्थान पर जन्म लेती है, जिसका नाम बताओ क्या था? सत्रिया था दोस्तों। यानी दैया बिक्का भी मौत के घाट उतर जाता है,
कानड़ देव वीर गति को प्राप्त, जैतल देवी जोहर कर लेती, बीरम देव सुसाइड कर लेता, फिरोजा सुसाइड कर लेती, जालोर पर अधिकार हो जाता अलाउद्दीन खिलजी का, और अलाउद्दीन खिलजी इस जालोर दुर्ग का नाम बदल करके जलालाबाद कर लेता। यह था मित्रों 1311 ईस्वी का जालोर पर आक्रमण। बताओ सभी को आसानी से समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक सभी साथियों को दोस्तों क्लियर होना चाहिए। इसके बाद मैं इसको विधिवत रूप से लिख देता हूं और अपने को भी लिख लेना है। तो दोस्तों हेडिंग लगा लीजिएगा, एके का 1311 ईस्वी का 1311 ईस्वी का जालोर आक्रमण। 1311 ईस्वी का जालोर आक्रमण। 1311 ईस्वी का जालोर आक्रमण। दोस्तों यहां पर लिखना है, इस आक्रमण के समय कानड़ देव चौहान का सेनापति, कानड़ देव चौहान का सेनापति कानड़ देव चौहान का सेनापति दैया बिक्का था, दैया बिक्का था, जबकि एके का सेनापति, जबकि एके का सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग था। नेक्स्ट, इस आक्रमण के समय कमालुद्दीन गुर्ग ने दैया बिक्का के साथ कूटनीति अपनाकर जालोर दुर्ग में प्रवेश किया। नेक्स्ट, दैया बिक्का द्वारा जालोर राज्य के साथ धोखा करने के कारण इसकी हत्या पत्नी सत्रिया द्वारा की गई। पत्नी सत्रिया द्वारा की गई। यहां तक छापो, फिर चलते हैं आगे। हाँ, तो यहां से आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिएगा, कमालुद्दीन ने फिर कूटनीति आप जानते ही हो दोस्तों, कूटनीति क्या होती है
कि इसको राजा बनने का लालच दिया गया और ये भी राजा बनने के लालच में आ जाता है और लालच में आकर के रणथंभ इस जालोर दुर्ग के दोस्तों क्या बता देता है, गुप्त मार्ग बता देता है। और उन गुप्त मार्गों की बदौलत मित्रों ये कमालुद्दीन गुर्ग इस जालोर दुर्ग में क्या कर लेता है, प्रवेश कर लेता है। और उसके बाद दैया बिक्का की हत्या तो उसकी पत्नी क्षत्रिय द्वारा कर ली, क्षत्रिय द्वारा कर दी जाती है। लेकिन अब जालोर दुर्ग में प्रवेश कर गया है कमालुद्दीन गुर्ग सेना सहित, तो दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध होगा। और युद्ध में मैंने आपको बता दिया कानड़ देव चौहान लड़ता हुआ वीर गति को क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। और कानड़ देव चौहान वीर गति को प्राप्त होने के बाद में इसकी रानी जैतल देवी क्या कर लेगी दोस्तों, जोहर कर लेगी। तो अगला बिंदु लिख सकते हैं, दैया बिक्का के सहयोग से, दैया बिक्का के सहयोग से, दैया बिक्का के सहयोग से कमालुद्दीन गुर्ग ने जालोर दुर्ग में प्रवेश कर, जालोर दुर्ग में प्रवेश कर राजपूत सैनिकों पर आक्रमण किया, राजपूत सैनिकों पर आक्रमण किया। नेक्स्ट, कानड़ देव चौहान, कानड़ देव चौहान लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त, लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त, अर्थात केसरिया किया, अर्थात केसरिया किया एवं रानी जैतल देवी ने, रानी जैतल देवी ने, रानी जैतल देवी ने, रानी जैतल देवी ने जोहर किया। और जहां जोहर और केसरिया हो जाए उसे क्या कहते, साका। यानी ये जालोर का साका। जालोर में एक साका और भी हुआ था, उसके बारे में भी अपन जिक्र करेंगे जब जालोर का दुर्ग पढ़ेंगे। जैतल देवी ने जोहर किया, जिससे इसको अपन कहते हैं जालोर का साका, या ब्रैकेट में लिख सकते हैं जालोर का प्रथम साका, जालोर का प्रथम साका। नेक्स्ट दोस्तों, 1311 ईस्वी में, या पहले बीरमदेव को लिख देते हैं, बीरमदेव ने इस आक्रमण के समय, इस आक्रमण के समय अपनी कुलदेवी, कुलदेवी आशापुरा माता के सामने, आशापुरा माता के सामने सिर काटकर आत्महत्या की, आत्महत्या की। यहां तक छापो, फिर चलते हैं आगे। हाँ, यहां तक सबने उतार लिया मित्रों।
अब देखना, बीरमदेव आत्महत्या कर चुका है, कानड़देव वीर गति को प्राप्त हो चुका है और क्षत्रिय ने दहिया बीका की हत्या कर दी है। यानी जालोर दुर्ग पर अब अधिकार, बताओ मित्रों, किसका हो जाएगा? जालोर दुर्ग पर जो अधिकार है अब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी का। और अलाउद्दीन खिलजी मित्रों इसका नाम बदल करके क्या रख देगा? जलालाबाद। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने कई दुर्गों के नाम बदले थे। दोस्तों ध्यान रखना, चित्तौड़ का खिजराबाद, जालोर का जलालाबाद, सिवाना का खेराबाद है और आगे गागरोन का बदल करके एक करेगा मुस्ताफाबाद। गागरोन झालावाड़ में इसने बदल कर किया था मुस्ताफाबाद। तो अगला बिंदु दोस्तों लिखना है अपने को। अगला बिंदु क्या लिखना है? 1300 या पहले फिर बीरमदेव की मृत्यु के पश्चात, बीरमदेव की मृत्यु के पश्चात, बीरमदेव की मृत्यु के पश्चात फिरोजा ने यमुना में कूदकर आत्महत्या की। यानी बताओ प्रेम सच्चा था या नहीं था? प्रेम 100% क्या था? सच्चा था। यानी बीरम के जैसे ही मृत्यु की खबर सुनी, पहले तो ये बीरम के साथ सती होना चाहती, लेकिन बाद में जब सती से रोका गया तो यमुना में कूद करके बताओ क्या दे देती है? जान दे देती है। कौन? फिरोजा। अगला बिंदु 1311 ईस्वी में एके ने जालोर दुर्ग पर अधिकार कर इसका नाम जलालाबाद रखा। इसका नाम जलालाबाद रखा। बताओ जालोर दुर्ग जो है इसका नाम बदलकर एके ने कौन सा बाद कर दिया था? जलालाबाद कर दिया। और मित्रों अगला बिंदु याद रखना, एके ने इस दुर्ग में, एके ने जालोर दुर्ग में अपनी पुत्री फिरोजा की याद में, अपनी पुत्री फिरोजा की याद में, फिरोजा की याद में फिरोजा मस्जिद का निर्माण करवाया। फिरोजा मस्जिद का निर्माण करवाया। तोप की इस पर आकृति होने के कारण दोस्तों ध्यान रखना, इससे तोपे मस्जिद भी कहते हैं। बताओ इससे कौन सी मस्जिद कहते हैं? तोपे मस्जिद। क्योंकि इसके ऊपर मित्रों ध्यान रखना, तोप जैसी आकृति होने के कारण इसी मस्जिद को बताओ कौन सी मस्जिद कहते हैं? तोपे मस्जिद कहते हैं। और तोपे मस्जिद यानी कहां पर है? जालोर में है, क्योंकि इस मस्जिद पर आकृति किसकी है? तोप की आकृति है। और अगला बिंदु, जालोर का अंतिम चौहान शासक, जालोर का अंतिम चौहान शासक कानड़देव था। अंतिम चौहान शासक कानड़देव था। कानड़देव चौहान था। अंतिम जो चौहान शासक है दोस्तों वो था कानड़देव चौहान। यहां तक छापिए, फिर आगे चलते हैं।
था दोस्तों अपने जालोर का इतिहास, यानी जालोर के चौहान राजवंश। जालोर में कानड़ देव की मृत्यु होते ही मित्रों जालोर पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता और इस दुर्ग का नाम जलालाबाद रख देता। और कानड़ देव के बाद में मित्रों अंतिम चौहान शासक था, यानी यहां पर जालोर के चौहान राजवंश की विधिवत बताओ क्या होती है, समाप्ति। मित्रों अजमेर के चौहान, रणथंबोर के चौहान और जालोर के चौहान दोस्तों यहां पर समाप्त होते हैं, यानी अपना प्रमुख रूप से चौहान राज्य जो है उस चौहान साम्राज्य का पार्ट 1 यहां पर मित्रों समाप्त हो जाता है। पार्ट 1 का अर्थ यहां पर क्या हुआ दोस्तों, यानी राजस्थान की जितनी भी राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उसमें 4 स्थानों के चौहान पूछे जाते हैं। अजमेर के चौहान, रणथंबोर के चौहान, जालोर के चौहान और सांबर के चौहान, वो चारों पूछ लिए। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि हाड़ा चौहान यानी कोटा बूंदी में भी 2-2, 3-3 महत्वपूर्ण शासक थे। सिरोही के चौहान भी महत्वपूर्ण शासक थे, उनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। लेकिन वो जो होता है वो चौहान राजवंश का टॉपिक अलग होता है। उस चौहान राजवंश को अपन कहते हैं सामूड़ा चौहान या समदगढ़ा चौहान, जिनके बारे में अपन विशिष्ट चर्चा जो है सभी राजवंश पढ़ने के बाद में करते हैं, क्योंकि वो चौहान जो है उन चौहानों का कोई स्थायित्व राज शासन नहीं था, वो चौहान इधर उधर होते थे। यानी चौहान राजवंश को अपन जब इतिहास में पढ़ते हैं मित्रों तो चौहान राजवंश को 2 पार्ट में बांटकर पढ़ते हैं। पार्ट फर्स्ट चौहानों का 90% भाग होता है, जिसमें अजमेर, रणथंबोर, जालोर और सांबर के चौहान होते हैं जो अपन पढ़ चुके हैं। बाकी हाड़ा चौहान और सिरोही के चौहान आधे घंटे के 2 टॉपिक है, उनको अपन सबसे लास्ट में देखेंगे। सांबर के अपने हाड़ा चौहान और सिरोही के चौहान। यहां पर मित्रों अपना चौहान साम्राज्य क्या होता है, चौहान राजवंश विधिवत रूप से क्या होता है, समाप्त होता है। दोस्तों अब अलाउद्दीन खिलजी के साथ में एक बात ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी के साथ ये जितने भी अपने युद्ध लड़े हैं, चित्तौड़गढ़ में लड़ा अपने, रणथंबोर में लड़ा और जालोर में लड़ा, सिवाना में लड़ा, जितने भी युद्ध लड़े हैं इन युद्धों में इसके साथ में प्रमुख रूप से उपस्थित इतिहासकार कौन था, तो वो इतिहासकार था मित्रों अमीर खुसरो। बताओ उस इतिहासकार का नाम क्या था, अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो जो है इस अलाउद्दीन खिलजी के हर युद्ध में उपस्थित रहने वाला इतिहासकार था। मित्रों अपन ने देखा था कि अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय का तो सजीव वर्णन किया है अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ खंजाइन उल फतू में। जब अपन ने रावल रतन सिंह के बारे में जिक्र किया तब मैंने आपको बताया था कि चित्तौड़ विजय का सजीव वर्णन हुआ था ग्रंथ खंजाइन उल फतू में, और उसके बाद मित्रों हर विजय में यह साथ में उपस्थित था। तो अपन लिख सकते हैं एक एक के साथ में, नीचे नोट लगा करके लिख लेना, नीचे नोट लगाकर, एक एक का प्रमुख इतिहासकार अमीर खुसरो था, एक एक का प्रमुख इतिहासकार, एक एक का प्रमुख इतिहासकार अमीर खुसरो था, एक एक का प्रमुख इतिहासकार अमीर खुसरो था, जो अपने जालोर विजय के समय भी उपस्थित था, रणथंबोर विजय के समय भी उपस्थित था। मित्रों जब रणथंबोर विजय हुई थी तब अमीर खुसरो ने क्या कहा था कि आज कुप्र का घर इस्लाम हो गया। यह बात भी अमीर खुसरो ने कही थी, वो रणथंबोर दुर्ग पढ़ेंगे तब लिख लेंगे। यहां पर मित्रों अपना चौहान राजवंश का विधिवत रूप से इतिहास समाप्त होता है, और आशा करता हूं कि सभी विद्यार्थियों को चौहान राजवंश बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल पूरी व्याख्या सहित अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, राम राम।